अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लैब वीक 9 है और आज से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो हमारी जो लैब नंबर 9, 10 एंड 11 होगी उसमें हम जावास्क्रिप्ट को ही कवर करेंगे। और जो लैब 12 होगी हमारी, उसमें मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन का बताऊंगा कि हम वो एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होती है और हम उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो लास्ट 2 लैब्स होंगी 13 एंड 14, उसमें आप लोगों का एक क्विज होगा। तो आज के लेक्चर में जस्ट जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जस्ट ओवरव्यू है। सो सिंटैक्स के बारे में आप लोगों को पहले से पता है, जैसे आपने लेक्चर में पढ़ा था या पढ़ा होगा कि हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वार का कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं और हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें लूप्स वही वाली हैं जो आपने सी में पढ़ी हैं या फिर पीएचपी में पढ़ी हैं। जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़ वही जो टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं कि फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। फिक्स्ड वैल्यूज़ को हम लिटरल्स कहते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। और जावास्क्रिप्ट में आउटपुट हम किस तरह से शो कर सकते हैं? 4 मेथड्स हैं। एक, आप HTML के एलिमेंट को वैल्यू असाइन कर दें यूजिंग इनर HTML प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ। सेकेंड वे है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें। थर्ड वे इज विंडोज डॉट अलर्ट और जस्ट अलर्ट, विंडोज ना लिखें, जस्ट अलर्ट लिखें। और फोर्थ इज कंसोल डॉट लॉग। तो ये 4 मेथड्स हैं जिससे आप जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज़ को आउटपुट करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो यूजिंग इनर HTML जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम किसी भी अपने HTML के एलिमेंट को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक p टैग बनाया और उसको आईडी दी डेमो की। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस p के टैग को वैल्यू असाइन करवाऊँ अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू। तो मैंने इसको एक आईडी दे दी डेमो, तो इस आईडी के थ्रू मैं इसको वैल्यू असाइन करवा सकता हूँ। मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ई कैपिटल, बी कैपिटल, आई कैपिटल, और जो भी आईडी हमने दी थी वो डेमो डॉट इनर HTML। अब इस लाइन को हम जो भी वैल्यू देंगे, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 5 + 6, तो रिजल्ट इज 11। जो 11 है वो इस पैराग्राफ के टैग को असाइन हो जाएगा। राइट। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ एंड सब्लाइम सेव डेस्कटॉप इंडेक्स डॉट HTML, सेव किया एंड वेयर इज इंडेक्स डॉट HTML, दिस वन। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब करता हूँ इंस्पेक्ट, तो आईडी डेमो को जा रहा है 11। 11 कहाँ से आ रहा है? जो मैंने वैल्यू असाइन की है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करता कोई स्ट्रिंग, दिस इज माय फर्स्ट JS प्रोग्राम, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो उसी आईडी को, उसी पैराग्राफ को असाइन हो रही है वो चीज़ जो मैं जावास्क्रिप्ट के कोड में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो एक तो आप इस तरह से आप किसी भी अपने HTML के एलिमेंट को वैल्यू असाइन कर सकते हैं एज अ जावास्क्रिप्ट आउटपुट। सेकेंड मेथड इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे हमने किया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम किसी भी स्पेसिफिक
एलिमेंट के ऊपर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे करते डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं इस सब को हटा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड दिस थिंग। अब इससे सॉरी, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास जहां पे हमने स्क्रिप्ट लगाया हुआ है उस स्क्रिप्ट पे, उसकी जगह पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस स्क्रिप्ट को लगाता हूँ स्टार्ट में और ये किया, तो सबसे पहले मेरा स्क्रिप्ट चला, उसकी वैल्यू आई, उसके बाद मेरा HTML का जो पेज है वो रेंडर होगा एंड P का टैग हमारे पास एम्प्टी रहेगा, क्योंकि इसको हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे थ्रू इनर HTML। ठीक है, तो एक मेथड ये है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लिखें अपनी वेरिएबल्स को या अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह से हम ऑन क्लिक का एक इवेंट है जो कि अभी हम नेक्स्ट लैब या उससे नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे। तो इससे ये होगा कि जैसे ही हम अपना कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉल किया हुआ है, सेव किया, यहाँ पे गए तो ट्राई इट, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा 11 लिखा हुआ आ जाएगा। राइट, देन है विंडोज डॉट अलर्ट। विंडोज डॉट अलर्ट में हमारे पास क्या होता है कि एक अलर्ट मैसेज शो हो जाता है। सेव किया, सॉरी इसको हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे इसकी जगह पे विंडोज डॉट अलर्ट। तो एक पॉपअप शो हो रहा है, अगर आपको अब एक पॉपअप शो हो रहा है हमारे वेब पेज के ऊपर जिसके अंदर आउटपुट हमारे पास आ रही है जो हमने पास की हुई है, विंडोज डॉट अलर्ट 5+6 11। तो 11 यहाँ पे शो हो रहा है। हम इसको ओके करेंगे तो हमारा जो पेज है वो लोड हो जाएगा। हमारा पेज तब तक लोड नहीं होगा जब तक वो एरर मैसेज या फिर पॉपअप प्रॉम्प्ट बॉक्स हमारे पास विजिबल रहेगा। मैंने रिफ्रेश किया तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे उसके बाद हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश होगा। इसको हम अगर जस्ट विंडोज डॉट अलर्ट लिखें तब भी काम करता है और अगर हम जस्ट अलर्ट लिखें तो ये तब भी काम करेगा। ठीक है, विंडोज डॉट अलर्ट लिखना लाजमी नहीं है, हम अगर जस्ट अलर्ट पे लिखेंगे तो काम, हमारा जो आउटपुट है वो शो हो जाएगी। एंड द फोर्थ मेथड इज कंसोल डॉट लॉग। तो अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग अलर्ट की जगह पे कंसोल डॉट लॉग ये, और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट शो नहीं होगी क्योंकि हमारा कंसोल कहाँ पे है, हमारा कंसोल ये है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे और इंस्पेक्ट में कंसोल, तो अब हमारे पास आउटपुट जो है वो कंसोल में लिखी हुई आ रही है, हमारे वेब पेज के ऊपर लिखी नहीं आ रही। तो ये चार मेथड्स हैं, आप HTML के एलिमेंट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हो, आप अलर्ट बॉक्स शो करवा सकते हो, या फिर आप कंसोल के ऊपर अपनी आउटपुट को लिख सकते हो। देन हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट प्रिंट। अब प्रिंट का जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली हमारे किसी भी चीज़ को पेज के ऊपर प्रिंट नहीं करता, बल्कि अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं तो ये करेगा क्या, ये हमारा जो करंट हमारा जो करंट पेज होगा, लाइक दिस पेज, सॉरी देयर इज एन एरर, बटन ऑन क्लिक, दिस,
ओ सॉरी, ये स्क्रिप्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। राइट, तो अब ये फंक्शन हमारे पास विंडोज डॉट प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, हमारे इस पूरे पेज को ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट मीन्स जो प्रिंटर की कमांड होती है वो, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो हमारे पास प्रिंट की कमांड, जो प्रिंटर कंट्रोल पी काम करता है, वो वाला जो काम है वो हमने इससे विंडोज डॉट प्रिंट के फंक्शन से अचीव कर लिए। तो ये प्रिंट की कमांड हमारे प्रिंटर को भेज देगा अगर प्रिंटर कोई भी कनेक्टेड हुआ हमारे सिस्टम के साथ। जैसे ही हम कंट्रोल पी करते हैं तो हमारे पास वही वाली ऑप्शन आती है ना। तो कंट्रोल पी वाला जो काम है वो जावास्क्रिप्ट में अचीव किया जा सकता है विंडोज डॉट प्रिंट के फंक्शन को कॉल करके। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, ये मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स हमेशा वार का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं टू असाइन और डिक्लेयर अ वेरिएबल, और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर उसको अगर कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो हम वो वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक्सप्रेशंस में हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं या फिर अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अब अगर हम वेरिएबल लिटरल्स को ऐड करते हैं, लाइक मैंने किया 5 + 10 तो उसका आंसर होगा 15। तो अगर मैं स्ट्रिंग्स को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग्स कंकैट हो जाएंगी। सो इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इज अचीव्ड यूजिंग अ सिंबल प्लस। प्लस के सिंबल से हम अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कंकैट करवा सकते हैं। कीवर्ड्स जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट कीवर्ड्स है, जैसे कि एक है वार का कीवर्ड, इसी तरह से फार का कीवर्ड है, वाइल का कीवर्ड है, डू वाइल का कीवर्ड है। डू अलग है, वाइल अलग है। इफ एल्स आर कीवर्ड्स, ब्रेक, कंटिन्यू आर कीवर्ड्स। इस तरह से जो जिन वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते वो कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वही कीवर्ड्स हैं जो एक टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। जस्ट वार का जो कीवर्ड है वो स्पेशली जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। कमेंट्स हम कैसे करते हैं, सिंगल लाइन के लिए $/, डबल लाइन के लिए /, स्टैरिक, स्टैरिक /, इन दोनों के दरमियान में जो भी कुछ होगा वो कमेंट हो जाएगा। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स हैं, दैट आइडेंटिफायर्स मीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से या $साइन से। हम नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते, हम हैश के सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड $साइंस। नेम मस्ट begin with a letter. Name can also begin with dollar or underscore, but we will not use it in this tutorial whatever. So names are case sensitive. जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो केस सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं y = 10 करता हूँ, स्मॉल y एंड कैपिटल Y = 10, तो वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स कंसीडर होंगे। एंड रिजर्व वर्ड्स जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो एज अ वेरिएबल यूज नहीं हो सकते। असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर में हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं यूजिंग अ इक्वल साइन। डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट में कोई भी डेटा टाइप्स नहीं होती। अगर आप इसको कह दें कि जावास्क्रिप्ट में डायनामिक डेटा टाइप्स हैं तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम वेरिएबल को जिस तरह की वैल्यू असाइन करते हैं उसकी वही डेटा टाइप बन जाती है। लाइक यहाँ पे मैंने इसको फ्लोटिंग वैल्यू दी है, तो दिस पाई वेरिएबल इज अ फ्लोटिंग वेरिएबल। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग दी है, तो दिस वेरिएबल इज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग दी है, तो दिस वेरिएबल विल आल्सो बी अ स्ट्रिंग। सो वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर var person इज इक्वल टू दिस, कॉमा कार नेम इज इक्वल टू दिस, कॉमा प्राइस इज इक्वल टू दिस। तो एक ही लाइन में हमने 3 वेरिएबल्स को जो है वो असाइन कर लिया और इनिशियलाइज करवा दिया। यही वाला कोड हम मल्टीपल लाइंस में भी कर सकते हैं, बट हम टर्मिनेटर यूज़ नहीं कर रहे, हम कॉमास यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा लेंगे तो वो हमारी 3 लाइंस कंसीडर होंगी। इस कोड में ये आपके पास सिंगल लाइन ही कंसीडर होगी,
क्योंकि हम कॉमा लगा रहे हैं, हम अपनी लाइन को टर्मिनेट नहीं कर रहे। वैल्यू इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और उसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाते या उसको वैल्यू असाइन नहीं करते तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, जब तक हम उसको वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड रहेगी। रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, इफ यू रीडिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इट विल नॉट लूज इट वैल्यूज। तो अगर मैंने कर दिया वार कार नेम इज इक्वल टू दिस, अब एक दफ़ा मेरा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया और उसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, असाइन कर दी। अब अगर मैं उसको वार कार नेम करता हूँ तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर हम वैल्यू नहीं देते तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। तो अगर वो वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगी, जो उसकी पहले वैल्यू असाइन हुई थी वही मेंटेन रहेगी। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। अगर कोई भी वेरिएबल जैसे यहाँ पे ऑल स्मॉल लेटर्स में है, यहाँ पे एन कैपिटल में है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर होंगे। डेटा टाइप्स यहाँ पे नहीं होती और डेटा टाइप हमारी डिपेंड कर रही होती है कि हम उस वेरिएबल को किस तरह की वैल्यू असाइन करते हैं, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में अभी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, ओके। अब अगर हम दो तरह की वैल्यूज दें, लाइक var x is equals to 16 प्लस स्ट्रिंग, तो क्या होगा? टिपिकली जो हमारे पास सी लैंग्वेज है वहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट पे हमारे पास एरर आ जाता है कि हम स्ट्रिंग को ऐड नहीं करवा सकते इंटीजर के साथ। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो कंकैटिनेशन है वो हमारे पास अचीव होती है यूजिंग अ प्लस साइन। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग, एक नंबर और एक स्ट्रिंग आ जाए किसी भी स्टेटमेंट के अंदर और प्लस का साइन हो, तो जो नंबर है वो स्ट्रिंग के साथ कंकैट हो जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा 16 वोल्वो। अगर मैं इस टिपिकल स्टेटमेंट को रन करूंगा अपने कोड में तो इसकी आउटपुट आएगी 16 लिखा हुआ आएगा पहले और फिर आएगा ये टेक्स्ट, राइट। तो अगर मैं 16 को डबल कोट्स में लिख दूं तो ऑफ कोर्स दिस इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कंकैट हो जाएंगी। यहाँ पे इसका मैंने आपको बता दिया और इसका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर स्ट्रिंग पहले होगी तो स्ट्रिंग पहले लिखी हुई आ जाएगी और फिर जो इंटीजर है वो इसके साथ कंकैट हो जाएगा। अब ये दो केसेस डिफरेंट हैं, सॉरी ये दोनों केसेस। यहाँ पे हमारे पास नंबर से स्टार्ट हुआ है चीज़, तो अगर यहाँ पे नंबर आता जाएगा 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20, हमने ये लिख दिया, तो जहाँ तक नंबर आते जाएंगे वो उनको एज अ इंटीजर कंसीडर करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी तो उससे आगे वाली जितनी भी पार्ट है उस वेरिएबल का, उस स्टेटमेंट का, वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी। ठीक है, और इस केस में हमारे पास स्टार्ट ही स्ट्रिंग से हो रहा है तो आगे उसके जितने भी चीज़ें आती जाएंगी, चाहे वो स्ट्रिंग्स हों चाहे वो नंबर्स हों, तो वो एज अ स्ट्रिंग हमारे पास कंसीडर होंगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको एक दफ़ा करवा देता हूँ। मैं कंसोल में ही लिख लेता हूँ। मैं करता हूँ वार x इज इक्वल टू 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस ABC, दिस थिंग। मैं 1 प्लस 2 कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। 2 प्लस 3। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास नंबर्स होंगे स्टार्ट में तो वो नंबर्स एज अ इंटीजर कंसीडर होंगे। तो 1 आया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 हमारे पास प्लस होगा 3 के साथ, तो हमारे पास आ गया 6। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है स्ट्रिंग, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो इनकी आउटपुट, इनकी
कैलकुलेट करके इनकी आउटपुट प्लस दिस स्ट्रिंग एंटर, और मैं x लिखता हूँ तो x पे मेरे पास आ रहा है इनकी आउटपुट 1 + 2 + 3 और उसके बाद स्ट्रिंग। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखूं +7 + 8 + 9, इसकी आउटपुट क्या होगी? यहाँ तक तो इसने इसको कैलकुलेट किया, आगे आगे स्ट्रिंग, तो इससे आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो इसको एज आ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, उनको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट होंगी, ना कि कैलकुलेट होके इनका सम प्रिंट होगा। तो जैसे ही हमारे पास स्ट्रिंग आती है, उससे आगे जितने भी उस एक्सप्रेशन के पार्ट्स होंगे वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किए जाएंगे इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे तो हमारा जो असाइनमेंट है वो स्टार्ट ही स्ट्रिंग से हो रही है, तो इससे आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी वो स्ट्रिंग आएंगी। तो इसकी आउटपुट आएगी वोल्वो 16। यहाँ पे वही वाली एग्जांपल कि 16 + 4 + वोल्वो, तो 16 + 4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि स्टार्ट में है 20 के साथ ये वाली जो स्ट्रिंग है वो कनकैट हो जाएगी। और यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट में है तो स्ट्रिंग आएगी प्लस 16 + 4, तो ये चीज़ें ऐड नहीं होंगी, ये एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनामिक, इसका ये मतलब है कि हम जिस तरह का डेटा उनको देंगे उसी तरह की उसकी टाइप बन जाएगी। अगर हम उसको नंबर दे रहे हैं तो वो नंबर बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। अगर हम उसको स्ट्रिंग दे रहे हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग्स आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में असाइन कर सकते हैं, और जो नंबर्स हैं वो डेसिमल हो सकते हैं, विदाउट डेसिमल हो सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। देन बुलियंस हैं, बुलियंस में ट्रू और फॉल्स आते हैं। x = 5, y = 5, z = 6। तो x = y एक बुलियन एक्सप्रेशन है और इसकी जो आउटपुट होगी वो ट्रू होगी क्योंकि x और y की वैल्यू इक्वल है। और x = z ट्रू नहीं है तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो फॉल्स आएगी। एरेज, एरेज हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? हम वार अपना वेरिएबल का नाम और इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सॉरी, हम अपनी वैल्यूज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ अपने कोड को और मैं कंसोल को क्लियर करके यहाँ पे एंटर करूँ और मैं लिखूँ कार्स, तो इसने बताया कि इसके अंदर 3 इंडेक्सेस हैं। फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। अब यहाँ पे हम एक एरे के अंदर डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। मैंने किया, पहले तो मेरे पास जो एरे थी वो एक स्ट्रिंग एरे थी जिसके हर इंडेक्स के ऊपर स्ट्रिंग पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे अब मैंने एक स्ट्रिंग रखी, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। तो दैट मीन्स हम एक एरे के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को भी सेव करवा सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इंडेक्सेस जो हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 बेस्ड इंडेक्सेस हैं तो 0 से स्टार्ट होते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम एजेक्स या फिर जेसन को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं इन आवर वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन। अब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सिंपली एक वेरिएबल ही होते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, लेकिन वेरिएबल में हम एट अ टाइम जस्ट एक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, वाइल इन ऑब्जेक्ट्स वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। अब उसका सिंटैक्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं क्या। अगर हमारे पास एक कार है और हम कहते हैं कि कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो कार की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लाइक उसका नाम क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसका वेट कितने, उसका कलर क्या है। अब अगर तो हम इन सब प्रॉपर्टीज को वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे तो हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे? 4, कार नेम, कार मॉडल, कार वेट एंड कार कलर। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं कि कार को स्टार्ट करना है, ड्राइव करना है, ब्रेक करना है, स्टॉप करना है।
तो ये मेथड्स हो गए, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में हम एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट तरह की उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टोर करवा सकते हैं। लाइक मैंने लिखा वार कार, और सबसे पहले हम वेरिएबल देखते हैं कि अगर मैंने इसको वेरिएबल देख करना होता तो मैं करता वार कार इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसका नाम, जो भी उसका नाम था, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैंने उसका मॉडल करना होता तो मैं उसके लिए अलग वेरिएबल बनाता, अगर मैंने उसको कलर करना था सेव तो उसके लिए मैं अलग वेरिएबल बनाता। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मैनी वैल्यूज। अब किस तरह से हम करते हैं, वार कार इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस एंड। अब इसके अंदर हम लिखते हैं अपनी की क्या है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो, और फिर हम कॉलन और उसको जो भी वैल्यू असाइन करनी होती है हम वो करते हैं। टाइप दिस कॉमा, सेकंड प्रॉपर्टी मॉडल कॉलन दिस उसकी वैल्यू कॉमा, थर्ड प्रॉपर्टी कलर कॉलन दिस उसकी प्रॉपर्टी। हमें अगर मजीद चाहिए होती तो हम कॉमा लगाते एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू असाइन कर देते। नेम, हम नेम या इसको की कह लें आप, और फिर उसकी वैल्यू। ये हमारे पास एक पेयर होता है ऑब्जेक्ट में चीज़ों को डिक्लेयर करने का, और ये सब चीज़ें अगर आपके पास मल्टीपल हों तो हम इसके आगे कॉमा लगाते जाते हैं। वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है और न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। अगर हम इस 500 को विदाउट कोट्स लिखते हैं तो भी हमारे पास इसमें एरर ना आता। इसी चीज़ को हम मल्टीपल लाइन्स पे भी कर सकते हैं, लाइक वार पर्सन इज इक्वल टू curly braces first name this comma last name this comma age this comma eye color this। जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होगी उसके बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये मेरा ऑब्जेक्ट नेम है, और फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी हमने एक्सेस करनी है वो। सो पर्सन डॉट लास्ट नेम, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास ये चीज़ प्रिंट होगी। इसका एक और मेथड भी है, हम करें ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे हम डॉट की नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, और जो दूसरा मेथड है उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लिख देते हैं। तो पर्सन उसकी प्रॉपर्टी लास्ट नेम, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स की जो आउटपुट है वो सेम होगी, चाहे आपकी मर्जी है कि आप डॉट वाली नोटेशन यूज करें या फिर ये वाली नोटेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली। हम ऑब्जेक्ट्स के साथ मेथड्स को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी, और अगर मैंने इसी पर्सन का फुल नेम जो है वो कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, कॉलन फंक्शन का कीवर्ड, उस फंक्शन वाली पैरेंथेसिस और फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है फुल नेम। फुल नेम कैसे बनता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकैट करवाने से। तो रिटर्न करूँगा दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब दिस का कीवर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे दिस का कीवर्ड हमें बताता है कि जो फर्स्ट नेम हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, तो हमने कौन सा यूज़ करना है, वो वाला फर्स्ट नेम जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसका स्कोप इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। दिस का जो कीवर्ड है वो हमारे पास स्कोप को कॉल कर रहा होता है। तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसका स्कोप है ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो जब मैं दिस का कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहा हूं तो फर्स्ट नेम अगर इस ऑब्जेक्ट के बाहर भी कहीं पे यूज हुआ है तो वो कॉल नहीं होगा। दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स कि वो वाला फर्स्ट नेम जो इस स्कोप के अंदर डिफाइन हुआ है। तो हम रिटर्न कर रहे हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम और कंकैट करवा रहे हैं एक स्पेस और दिस डॉट लास्ट नेम, तो जॉन डो। हमारे पास आउटपुट आ जाएगी इस फंक्शन की। इसी तरह से आप डिफरेंट तरह के फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
दिस का कीवर्ड हमारे पास क्या करता है, स्कोप को डिफाइन कर रहा होता है, जो स्कोप के अंदर चीज़ें आ रही होंगी उसको रेफर करेगा। टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारे पास वेरिएबल की टाइप बता रहा होता है कि उसकी क्या टाइप है। टाइप ऑफ अगर मैं डबल कोट्स लिख दूंगा तो डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी ना हो तो वो एक नल स्ट्रिंग होती है, तो उसकी टाइप आएगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग आ जाएगी, स्ट्रिंग आ जाएगी। अगर मैं नंबर लिखता तो मेरे पास टाइप आ जाती नंबर। एम्प्टी वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं, एम्प्टी वैल्यूज स्ट्रिंग कंसीडर होती हैं। अनडिफाइंड हो सकती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हम वेरिएबल को डिफाइन कर दें और उसको इनिशियलाइज ना करें तो उसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड आएगी। और नल वैल्यू भी आ सकती है। सो in JavaScript, null is nothing. It is supposed to be something that doesn't exist. Unfortunately, in JavaScript, data type of null is an object. So person is equals to null. Now value is null, but type is still an object. तो अगर मैं person को मैंने डिफाइन किया है एज एन ऑब्जेक्ट और उसको मैं नल कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू नल ही रहेगी, लेकिन टाइप जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट ही रहेगी। डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल, तो जो अनडिफाइंड है उसकी टाइप ऑफ अनडिफाइंड होगी, लेकिन टाइप ऑफ नल जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगी। फंक्शंस, फंक्शन जैसे टिपिकल हम अपने फंक्शंस यूज़ कर रहे थे C++ में, उसी तरह से फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर फंक्शन का नाम आ जाता है, फंक्शन की पैरेंथेसिस आती हैं और उसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन फंक्शन की स्टेटमेंट्स। हम वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं अपने किसी भी फंक्शन से। सो फंक्शन नेम, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, पैरामीटर 1 2 3 जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं पैरेंथेसिस के अंदर, एंड देन आपके पास स्टेटमेंट। और फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करवाने के लिए हम लिखते हैं उसका नाम और पैरेंथेसिस। और फंक्शन मेरे पास वैल्यूज़ को रिटर्न भी करवा सकता है, और अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करवा रहा हो तो हम उसकी आउटपुट किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं और ये ऑपरेटर क्या करता है ये आपको पहले से पता होगा। फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारे पास कोई कोड रिपीट हो रहा हो तो हम उसको एक ही दफ़ा लिख के उसको बार बार फंक्शन को कॉल करवाते हैं, ना कि हम उस कोड को बार बार राइट करें। और जो हमारे पास ये नोटेशन है ये हमारे पास फंक्शन जो है उसको कॉल करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया टू सेल्सियस, अगर हमने इसको कॉल करना है तो हम इसको लिखेंगे टू सेल्सियस एंड पैरेंथेसिस। फंक्शन इज यूज एट वेरिएबल्स टू, तो अगर हमारे पास फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो तो हम उसको वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने किया var x इक्वल्स टू सेल्सियस एंड 77। अब ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, वो मैंने सेव करवाई x में, और यहाँ पे मैंने द टेम्परेचर इज x को कनकैट करवाया टू स्ट्रिंग्स के साथ। यही वाला काम मैं विदाउट यूजिंग अ वेरिएबल भी कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ द टेम्परेचर इज, और यहाँ पे मैंने फंक्शन को ही कॉल कर दिया क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू आ रही होगी, तो मैं उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहा, मैं जस्ट उसको एज इट इज प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इक्वल है। लोकल वेरिएबल्स वही हैं जो इनका स्कोप विद इन आ सर्टेन हमारे पास कोड में हो। लाइक ये मेरे पास एक कोड है जो पैरेंथेसिस इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा वो इसी स्कोप के अंदर यूज़ हो सकता है, इसके बाहर वो यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप लिमिटेड होता है अपने ब्लॉक के अंदर। इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो अपने ब्लॉक के अंदर रहेगा, इससे बाहर जो इसका स्कोप है, इसके बाहर ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। तो आज की लैब को मैंने जस्ट इतना ही किया हुआ है। नेक्स्ट जो लैब है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑपरेशंस क्या होते हैं और एरे ऑपरेशंस क्या होते हैं,
और जो थर्ड लैब है जावास्क्रिप्ट की, उसमें हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं टू गेट सर्टेन प्रॉपर्टीज, सर्टेन फंक्शनैलिटीज़। आज की लैब के जो टास्क्स हैं वो ये 4 प्रोग्राम आपने लिखने हैं। प्रोग्राम टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर। तो आपका जो भी फंक्शन होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, उसमें एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन आपका एक्सेप्ट करेगा बाइनरी नंबर 111000, कोई भी बाइनरी नंबर हो सकता है। आपका जो प्रोग्राम है वो उस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये एक्चुअली हमारे बाइनरी नंबर को फ्लिप कर देता है। लाइक अगर माई बाइनरी नंबर इज़ 10 इज़ माई बाइनरी नंबर, जो कि मैंने इनपुट किया अपने इस प्रोग्राम में, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट होता है 01। हर जो बिट है वो फ्लिप हो जाती है। अगर मैं उसको इनपुट कर रहा हूँ 1, तो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0। इस तरह से आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि फाइंड करेगा वेदर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नॉन ऑफ टू। तो सिमेट्रिक हमारे पास मैट्रिसेस कौन से होते हैं कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और अगर वो उसका ट्रांसपोज ना तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो, ना फिर उसके नेगेटिव के इक्वल हो, तो वो नन ऑफ दीज होगा। तो इस प्रोग्राम में आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे और उसका नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो अगर उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हुआ तो सिमेट्रिक, अगर उसका ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल हुआ स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर उसका ट्रांसपोज ना सिमेट्रिक हुआ, न अगर वो मैट्रिक्स ना सिमेट्रिक हुआ ना स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, तो वो नन ऑफ दीज टू हो जाएगा। देन थर्ड प्रोग्राम में आपने एक डेसिमल नंबर लेना है और उसकी बाइनरी कैलकुलेट करनी है। जैसे कि अगर मैं इनपुट करूँ 2 तो उसकी बाइनरी आनी चाहिए 10। अगर मैं इनपुट करूँ 3 तो उसकी बाइनरी आनी चाहिए 11। तो अपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एंड योर लास्ट टास्क इज टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे आप 3 मैट्रिसेस कम से कम लेंगे, ए बी एंड सी, और वो मैक्सिमम 3x3 या 2x2 हो सकती है। मैक्सिमम 3x3 तक आप उसको कवर कर लें, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपका जो प्रोग्राम है वो जेनेरिक होना चाहिए, वो 2x2 की मैट्रिक्स को भी ऐड कर रहा हूँ और 3x3 की मैट्रिक्स को भी ऐड कर रहा हूँ। एंड उसमें अगर मैं 2 मैट्रिसेस दूँ तब भी वो चले, अगर मैं उसको 3 मैट्रिसेस दूँ तब भी वो चले। तो आपने चेक करना है कि मैं यूज़र 2 मैट्रिसेस यूज़ करना चाहता है, 3 करना चाह रहा है, या फिर आप यूज़र से ही पूछें कि वो मैट्रिसेस का साइज़ 2x2 रखना चाह रहा है या 3x3 रखना चाह रहा है। तो वो आपका जो प्रोग्राम है वो जेनेरिक होना चाहिए। एंड एट द एंड जितने भी मैट्रिसेस यूज़र इनपुट करेगा वो उसको उसके ऊपर एडिशन का जो फंक्शन और वो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके आउटपुट हमारे पास शो करवाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोग्राम्स एज अ लैब टास्क आपने परफॉर्म करके मुझे लैब रिपोर्ट सबमिट करवानी है। और इसकी जो डेट है वो होगी 29 मई। और इस वीक में आपकी 4 लैब्स हैं, तो चारों की जो डेट होगी वो 29 मई ही होगी। तो कोई भी मुझे बाद में ये ना कहे कि हमारे पास टाइम नहीं था। मैं आपको ऑलरेडी 2 वीक्स दे रहा हूँ फॉर दीज 4 लैब्स, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हुई, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।